भी करी थी, समझ में आ गया होगा। बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही इसमें? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में भी पूछ सकते हो आप ना। अभी हम थोड़ा सा आगे चलते हैं एंड मैं डेटा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। ये डेटा मैंने यहाँ पे बना लिया, वही जो डेटा वहाँ था वो यहाँ पे बना लिया। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एक और ऑप्शन आता है स्टाइल्स ग्रुप में, फॉर्मेट एज अ टेबल। अभी ये क्या करेगा पता है? कंट्रोल से इसमें मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया है ना। यहाँ से मैं डेटा सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेट एज अ टेबल पे क्लिक करूँगा ना, मेरे पास बहुत सारे टेबल के ऑप्शन आ जाएंगे जो फॉर्मेटिंग ऑलरेडी अप्लाइड होगी। जैसे बहुत सारे, देखो मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये आपको एक ऑप्शन देने लग जाएगा, जैसे वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, माई डेटा हैज़ हेडर्स। यहाँ पे अनचेक कर दिया ना तो मैंने डेटा टेबल अच्छे से बनेगी नहीं मेरी, इसलिए इसको हमेशा चेक रहने देना है। ओके, देखो ये टेबल बन गई है। आपको एक टेबल डिज़ाइन करके एक नया टैब दिखने लग जाएगा। जैसे ही टेबल बनेगी ना, टेबल डिज़ाइन करके एक नया टैब दिखने लग जाएगा। इन इन टेबल के टैब्स को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इंसर्ट में एक ऑप्शन है हमारा टेबल का, अभी ये इनेबल नहीं है। जब हम इंसर्ट टैब पढ़ेंगे तो टेबल के सारे ऑप्शंस को, टेबल डिज़ाइन के सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। वहाँ पे पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में। ओके, अभी हमारा क्या है, हम फॉर्मेटिंग पढ़ रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेट एज अ टेबल पे करने से क्या होगा, ये हमारा डेटा है ना वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, सारा डेटा एज अ टेबल दिखने लग जाएगा हमें। ऐसे हम टेबल में कन्वर्ट होने के बाद हम और भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे हमें। इस तरह से आप ये वाली टेबल फॉर्मेट ले लो, चाहे ये वाला ले लो, कोई सा भी आप ले सकते हो अपने अकॉर्डिंग। का कॉल आ रहा है, हेलो। हाँ सर, हाँ आ गए। ठीक है, क्लास चल रही है सर, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। ठीक है, फॉर्मेट एज अ टेबल समझ में आया कि फॉर्मेटिंग हमारे पास प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग दी हुई है। सारी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो हमें अच्छी लगती है वो हम इस तरह से रख सकते हैं। हमारी टेबल ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगी है ना। यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यार मेरे डेटा है ना टेबल में नहीं चाहिए मेरे को। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको पहले से नॉर्मल डेटा में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, कन्वर्ट टू रेंज कर दूँगा। ओके करूँगा, यहाँ से ये टेबल डिज़ाइन में करके ऑप्शन आएगा कन्वर्ट टू रेंज। जैसे हम कंट्रोल टी करेंगे ना, टेबल बनाने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल टी, है ना। कंट्रोल टी में टी करके भी आप टेबल बना सकते हो, यहाँ से फॉर्मेटिंग आप ऑटोमेटिकली यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। ये हम सीखेंगे इंसर्ट टैब में और अच्छे से, ठीक है। अभी हम फॉर्मेट एज अ टेबल समझ में आया क्या करता है। फॉर्मेट एज अ टेबल एक टेबल बना के दे देता है एंड उसका एक अलग से टैब बन के आ जाता है। जब भी हम कोई भी नया टास्क करते हैं तो उसके लिए एक अलग से टैब ओपन हो जाता है। जैसे टेबल, अगर हम कोई चार्ट इंसर्ट करते हैं तो उसके लिए चार्ट एनालाइज करके एक ऑप्शन आ जाएगा। बहुत सारे ऑप्शंस आने लग जाते हैं यहाँ पे, तो हम सारे ऑप्शंस को जब ऑब्जेक्ट इंसर्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम टेबल को कन्वर्ट करते हैं डेटा रेंज में। यहाँ से कन्वर्ट टू रेंज करेंगे, डेटा हमारा नॉर्मल डेटा बन जाएगा, यहाँ से वो टैब हट जाएगा, है ना। टेबल, अभी हमारा डेटा टेबल नहीं है, लेकिन फॉर्मेटिंग नहीं हटेगी, फॉर्मेटिंग एज इट इज़ रहेगी जैसी टेबल में थी हम, है ना। फॉर्मेट एज अ टेबल कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर बहुत सारी स्टाइल दी हुई है, तो आप यहाँ से लगा सकते हो स्टाइल, है ना, अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो आप। यहाँ से फिल कलर ले सकते हो,
जैसा हम पहले कर रहे थे वैसे ही कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। बाकी आगे बढ़ें, इतना समझ में आया फॉर्मेट एज अ टेबल। सेल स्टाइल्स पे चलते हैं। एंड सेल स्टाइल में क्या करता है, देखो नॉर्मल कर देंगे तो सारी नॉर्मल हो जाएगी। एक पर्टिकुलर सेल के लिए एक काम करता है सेल स्टाइल। देखो अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ कि ये पर्टिकुलर सेल, हाँ सेल की फॉर्मेटिंग कर दी इसने, है ना, इसको हाईलाइट कर दिया। तो फॉर्मेट एज अ सेल्स बहुत सारी फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई करने को मिल जाएंगी आपको, आप कोई सी भी अप्लाई कर सकते हो। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमने जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो पहले ही देख लिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ठीक है, आगे चलें हम। ठीक है, देखो आगे हमारे पास एक नया ऑप्शन आता है, ये सेल्स वाला। ठीक है, इसको हम पढ़ लेते हैं, सेल्स ग्रुप को पढ़ लेते हैं। देखिए इंसर्ट पे चलते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक सेल इंसर्ट करनी है, मुझे कोई कैलकुलेशन या कुछ भी करना है तो उसके लिए एक सेल इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट सेल पे क्लिक करूँगा ना, अभी ऑप्शन आएगा सेल्स राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखना क्या होगा, ये जो यहाँ पे सेल्स थी ना पहले से, उनको इसने राइट में शिफ्ट कर दिया, है ना। कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं फिर से करता हूँ इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल्स डाउन, ओके करूँगा। देखो नीचे जाके ये एक नीचे अलग से आपको एक डेटा यहाँ पर दिखने लग जाएगा, क्योंकि इसने डाउन में शिफ्ट कर दिया है। ये क्या कर रहा है, डेटा को वहाँ से मूव करके डाउन में शिफ्ट कर दे रहा है। अभी मैं एक और इंसर्ट करता हूँ, इधर से एंटायर रो करता हूँ। यहाँ पे एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी, क्योंकि पूरी रो इसने शिफ्ट कर दी डाउन में। समझ में आया? इस तरह से आप इंसर्ट कर सकते हो सेल्स को। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल जेड कर देता हूँ। यहाँ से सेल्स का समझ में आया, इंसर्ट सेल्स में, इंसर्ट एंटायर कॉलम। अभी यहाँ पे अगर ये करेंगे तो ये कॉलम इंसर्ट कर देगा यहाँ पे, यहाँ पे एक कॉलम नया इंसर्ट कर दिया इसमें। बाकी आगे चलते हैं हम, ये तो छोटी छोटी सी चीज़ें। इंसर्ट सीट रोज, इस अगर हम सीट रोज पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट सीट कॉलम, तो कॉलम इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट करेंगे हम इंसर्ट सीट कॉलम से कॉलम इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट सीट करेंगे ना तो यहाँ पे एक नई सीट ओपन कर देगा ये, है ना। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब हम चलते हैं डिलीट ऑप्शन पे। डिलीट क्या करेगा, यहाँ से अगर मुझे ये सेल डिलीट करनी है तो ये डिलीट कर देगा। यहाँ से डिलीट सेल्स, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, ये सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से डिलीट कर दिया और ये वाली सेल इसने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दी है। जो सेल थी, मान लो हमारा डेटा कुछ ऐसा है और उसके पास एक नया कॉलम बन के आ रहा है और वो ब्लैंक कॉलम, और मैं चाहता हूँ कि ये शिफ्ट होकर डेटा इधर आ जाए, तो इसके लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। उस सेल, पर्टिकुलर सेल को डिलीट कर सकते हैं और उस डेटा को शिफ्ट करके उस सेल में ला सकते हैं, है ना। डिलीट सीट रोज, अगर मेरे पास कोई मैंने यहाँ से एक रो इंसर्ट कर ली, आप इंसर्ट यहाँ से भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। और मैं करता हूँ इसको डिलीट सीट रो, तो ये डिलीट कर देगा रो को सीधा। ओके, यहाँ से डिलीट सीट का भी ऑप्शन आ जाएगा आपको, डिलीट कॉलम का भी आ जाएगा, डिलीट सीट का भी आ जाएगा। जैसे ये सीट है, मैं सीट 3 को डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। मैं डिलीट पे गया, डिलीट सीट, सीट डिलीट कर देगा ये। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है,
डिलीट का हमने देख लिया, यही सारे ऑप्शंस हैं जो डिलीट के और इंसर्ट के सेम होते हैं। फॉर्मेट का देख लेते हैं हम। डेटा कहाँ चला गया हमारा, यहाँ पर। देखो अब थोड़ा सा ये काम की चीज़ें हैं, इनको अच्छे से फोकस करके देख लेते हैं, है ना। मैंने इस डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल से छोटा डेटा ले लेते हैं हम, ये वाला। इस पर थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। देखना अभी ये थोड़ा बड़ा हो गया। मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। यहाँ पे एक फॉर्मेट कमांड है, इसका यूज़ करके देखिए। रो हाइट है ना, और बाय डिफ़ॉल्ट रो हाइट जितनी हमारे पास होगी उतनी रहेगी, लेकिन अब हम अपनी रो हाइट को बढ़ाना चाहते हैं। जैसे मैं इसको 40 कर देता हूँ रो हाइट, एंटर किया, एकदम 40 हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि ऑटो एडजस्ट हो जाए, मतलब ऑटोमेटिकली उसी रूप में आ जाए जो पहले थी। तो मैं क्या करूँगा, अल्ट एच ओ ए, अल्ट एच ओ ए, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया हुआ है, ऑटो एडजस्ट, ऑटो फिट। ऑटो फिट की शॉर्टकट की क्या होती है, अल्ट एच ओ ए, ठीक है। एंड नीचे दिया है कॉलम बिट्स का, है ना। मैं चाहता हूँ कि कॉलम है ना थोड़े बड़े होकर दिखने लग जाए मुझे, तो यहाँ से चलते हैं फॉर्मेट पे, कॉलम बिट्स पे चलता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि इनकी 30 कर दूँ, तो इस तरह से कॉलम बिट्स आपको दिखने लग जाएगी। लेकिन इसको मुझे ऑटो एडजस्ट करना है, जो यहाँ पे दिया हुआ है, ऑटो फिट कॉलम बिट्स, है ना। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा यहाँ पे। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, ऑल्ट एच ओ आई, है ना। आपको एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो फिट का ऑप्शन मिलेगा यहाँ से, डिफ़ॉल्ट विड्थ। आप डिफ़ॉल्ट विड्थ कितनी होती है, 8.09 होती है एक कॉलम की, है ना। तो अगर इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वहीं पे पहुँच जाएगा। इतनी होती है, ये दिखा रहा है कि इतनी आपकी कॉलम की डिफ़ॉल्ट विड्थ इतनी होती है 8.09। लेकिन हम अगर ऑटो फिट करेंगे तो उसके लिए शॉर्टकट की है हमारे पास, ऑल्ट एच ओ आई। हम इससे ऑटो फिट कर सकते हैं। समझ में आया। आपका कोई भी कंटेंट है ना, वो कॉलम से बाहर नहीं जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा अल्ट एच ओ आई से, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलता है हमें, हाइड एंड अन हाइड का, ओके। ये वाला ऑप्शन है हाइड रो, कंट्रोल जेड करते हैं। देखो मैं चाहता हूँ कि यार मुझे ओनली इन लोगों का डेटा देखना है, 3 लोगों का डेटा देखना है, बाकी मुझे हाइड कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा एंड हाइड एंड अन हाइड पे, हाइड रोज पे क्लिक कर दूँगा। अभी हाइड हो जाएगी, ये डेटा डिलीट नहीं हुआ है, हाइड हो गया है ना। हमें दिख नहीं रहा है लेकिन है हमारी सीट में। हम अनहाइड करेंगे तो डेटा हमारे पास देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं अनहाइड करता हूँ यहाँ से, अनहाइड, इस तरह से आपका डेटा वापस आ जाएगा। आप कंट्रोल जेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो मेरे पास इसी डेटा पर चलता हूँ, ये बहुत बड़ा डेटा है, मैं कुछ डेटा यहाँ से नीचे तक देखना चाहता हूँ, बाकी चीज़ें नहीं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर मैं चाहता हूँ डेट में देखना ही नहीं चाहता हूँ, डेट की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास बहुत सारा डेटा है। अभी तो यहाँ तक ये कॉलम्स दिख रहे हैं हमें, कई बार कॉलम इतने हो जाएंगे कि हमें देखने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे को काम इन कॉलम्स पे करना है मात्र। तो मैं इन्हीं कॉलम को, जैसे मुझे रीजन की ज़रूरत नहीं है, मुझे स्टेट की ज़रूरत नहीं है, या फिर मुझे डेट की ज़रूरत नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे प्राइस पर यूनिट एंड सेल्स अमाउंट पे ही काम करना है, तो मुझे वही चीज़ें दिखें बस। तो मैं क्या करूँगा, इससे डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक,
एंड में चलूँगा फॉर्मेट में, एंड हाइड एंड अनहाइड में जाके हाइड कॉलम्स पे क्लिक कर दूँगा तो ये हाइड हो जाएंगे कॉलम्स। मैं इन दोनों पे काम करके अपने डेटा को अनहाइड करके उसी फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। ओके, अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, कॉलम अनहाइड हो जाएंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर है? अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई सीट है, मेरे पास बहुत सारी सीट हैं, ये वाली एंड ये वाली, मैं चाहता हूँ कि इस सीट को मुझे हाइड करना है, क्लास 3 को, तो हाइड एंड अनहाइड में जाके हाइड सीट पे क्लिक कर दूँगा। ये जो थर्ड वाली सीट थी ना क्लास 3, वो हाइड हो गई है। मैं यहाँ से जाके उसको अनहाइड कर लूँगा, अनहाइड सीट्स, यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर मुझे सीट्स दिख जाएंगी जो मैंने हाइड कर रखी हैं। मान लो मैं एक और हाइड कर लेता हूँ, इसको मैं राइट क्लिक करके भी हाइड कर सकता हूँ। यहाँ से देखना, यहाँ से हाइड कर लिया मैंने। अब देखना, अब मेरे पास अनहाइड करूँगा ना मैं यहाँ से जाके हाइड एंड अनहाइड में, तो मेरे पास 2 सीट दिखेंगी इस तरह से। मैं पहले इसको अनहाइड कर लेता हूँ क्लास 3 को, मैंने ये कर लिया, उसके बाद मैं इसको भी कर लूँगा। समझ में आ रहा है? मेरे पास ये भी दिखने लग जाएगी। इस तरह से आप हाइड एंड अनहाइड का यूज़ करके अपने डेटा पे काम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जो भी लॉन्ग डेटा है तो उस पर आप उसको शॉर्ट बना के काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर्मेट में और भी ऑप्शन से नीचे चलते हैं। इस सीट का नाम रीनेम करना है मुझे, है ना, ये सीट 4 लिखा है, इसको रीनेम करना है। तो इसको रीनेम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। मैं इसको नाम दे देता हूँ क्लास 5। एंटर किया, ये क्लास का नाम इस सीट का नाम चेंज हो गया, क्लास 5 हो जाएगा, है ना। रीनेम का समझ में आया? रीनेम आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिया है। ये सारे ऑप्शंस आपको लगभग सारे ऑप्शंस यहाँ पे भी मिल रहे हैं, जो वहाँ पे मिल रहे थे सीट के लिए वो यहाँ पे भी मिल रहे हैं आपको। ठीक है, हाँ, राइट क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। इंसर्ट भी कर सकते हो सीट, यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, मूव और कॉपी, इसको बताएंगे हम, यहाँ पे भी आने वाले हैं। रीनेम के बाद मूव और कॉपी पे क्लिक करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो क्लास 1 करके सीट है ना, इसको मैं एंड में लेके आना चाहता हूँ, मूव टू एंड। ओके करूँगा, यहाँ पे आ जाएगी सीट 1 करके। सीट 1 हमारी सिलेक्ट थी, इसलिए सीट 1 एंड में आ गई। मैं चाहता हूँ क्लास 1 सीट 1 को मैं फर्स्ट में लेके जाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से चलते हैं मूव और कॉपी सीट पे, मूव टू बिगिनिंग, क्लास 1 के पास में लेके जाना है मुझे, क्लास 1 के पहले। तो ये सिलेक्ट है। अगर मैं क्लास 2 के पहले लेके जाना चाह रहा हूँ तो वहाँ पे भी चली जाएगी क्लास 3। क्लास 3 के पास लेके आना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे आ गई, है ना। समझ में आया कैसे मूव करते हैं सीट्स को? आप इस तरह से भी मूव कर सकते हो। जैसे मैं इसको यहाँ ले आया, यहाँ ले आया, है ना। इस तरह से भी आप मूव कर सकते हो सीट्स को, इस तरह से, है ना। समझ में आ रहा है? अभी एक ऑप्शन आता है क्रिएट अ कॉपी। मैं चाहता हूँ कि इस सीट की एक कॉपी बन के आ जाए मेरे पास। ये जो सीट है ना, सीट 1, इसकी कॉपी बना लेते हैं। क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो एक सीट 1 करके एक और कॉपी, एक सीट 1 2 करके यहाँ पे एक कॉपी बन के आ जाएगी। क्लियर? मैं चाहता हूँ इसको डिलीट कर दें तो डिलीट हो जाएगा यहाँ से। सीट 1 पे चलते हैं, फॉर्मेट पे और भी ऑप्शन है, जैसे टैब कलर है। मैं चाहता हूँ कि सीट 1 के पीछे कुछ कलर स्पेसिफाई होके आ जाए, जैसे इसकी फॉर्मेटिंग करना मुझे इस नेम की, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से कलर ले सकते हैं एंड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। मोर कलर्स पे जाके मोर कलर्स भी कर सकते हैं। तो टैब कलर का ऑप्शन समझ में आ रहा है? क्या करता है, जैसे मैंने इसको ये वाला कलर दे दिया तो ये इस तरह से दिखने लग जाएगा। एंड और भी ऑप्शन है, टैब कलर को जाके इसको थोड़ा डार्क कर दे देते हैं, अभी ये सीट 1 करके आपको हाईलाइट होकर दिख रहा है ना। ठीक,
अभी एक ऑप्शन आता है हमारे पास प्रोटेक्ट सीट का, है ना। प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन आएगा ना, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको पासवर्ड देने का एक ऑप्शन आएगा 1 2 3 4। मैंने पासवर्ड दे दिया, मुझे एक बार और एंटर करना होगा 1 2 3 4, है ना। मैं ओके करूँगा तो देखना आप, मैं अगर इसको कुछ चेंज करूँगा नहीं होगा, कहीं भी कुछ भी लिखने का ट्राई करूँगा, कुछ भी करूँगा, इस सीट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता मैं, क्योंकि ये सीट प्रोटेक्टेड है। मुझे इसको अनप्रोटेक्ट करना होगा तभी मैं इसमें कुछ लिख सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि आपको मैं ये पूरा डेटा दे दूँ और आपके पास एक डेटा कॉन्फिडेंशियल है ये वाला, और आप चाहते हैं कि इसमें कोई चेंजेस ना कर पाए कोई भी, है ना। तो उसके लिए हम प्रोटेक्ट सीट कर लेते हैं एंड उसको, उस डेटा को हम किसी को भी दे सकते हैं एज अ कॉपी बना के, या फिर इसको शेयर कर सकते हैं हम शेयर पॉइंट पे। तो वो क्या करेगा, अगर वो इसमें कोई चेंजेस करना चाहेगा ना तो वो नहीं कर पाएगा। तो इसको मुझे अनप्रोटेक्ट करना होगा इस सीट को। फॉर्मेट पे चलते हैं, अनप्रोटेक्ट सीट पे करके हम पासवर्ड डाल देंगे, अनप्रोटेक्ट हो जाएगी, ओके कर देंगे। अब मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ इसमें, जैसे मैं इसको बैक स्पेस से हटा दूँ तो हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं अनप्रोटेक्ट सीट करके, लेकिन अनप्रोटेक्ट सीट करने से पहले नहीं होगा, पहले हमें प्रोटेक्ट करें तो उसको अनप्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, फॉर्मेट का समझ में आया इतना, प्रोटेक्ट सीट करना। लॉक सेल का ऑप्शन, ये सारी लॉक सेल्स ही हैं, मतलब ये प्रोटेक्ट सीट के बाद ही काम करता है, मतलब प्रोटेक्ट करने के बाद ये सारी जो सेल्स है ना वो लॉक हो जाती हैं, तो इसको हमें नहीं छेड़ना है। फॉर्मेट सेल्स हमने यहाँ पे देख लिया सेल स्टाइल में, आप यहाँ से एक बार और देख लीजिए आप, मतलब यहाँ से जनरल नंबर ले लो, करेंसी ले लो, अकाउंटिंग ले लो, ये सारे फॉर्मेट्स हम पहले ही देख चुके हैं, तो हम इसको बार बार नहीं देख रहे हैं। फॉर्मेट सेल्स कैसे काम करते हैं, जैसे मैंने इसको अकाउंटिंग नंबर जनरल यहाँ से किया था, इसको मैंने परसेंटेज लगा दी तो परसेंटेज का साइन देने लग जाएगा इस तरह से। यहाँ से फॉर्मेटिंग देखी थी ना हमने, करेंसी लगाया था, अकाउंटिंग लगाया था, इस तरह से लगाया था। तो मैं यहाँ से एक बार और लगा के बता देता हूँ ऐसे, हाँ करेंसी लगाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ठीक है, हमारा ये फॉर्मेट वाला ऑप्शन भी हमारा यहीं पे फिनिश होता है। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको ऑटोमेटिकली सम करने का, एवरेज करने का, मीन ये फंक्शंस हैं। वैसे हम फंक्शंस यहाँ पे फॉर्मूलाज टैब में पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास। देखो यही वाला ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, ऑटो सम करके, ये सेम ऑप्शन है यहाँ पे भी दिख रहा है। यहाँ पे भी हम फंक्शंस बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, 100+ फंक्शंस पढ़ेंगे हम, जो एक्सेल में फार्मूलाज होते हैं 100+ फार्मूलाज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी हम टैब पे वहीं चलते हैं एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं इस ऑटो सम वाले फंक्शन को। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये वाला ना, इस जो डेटा दिख रहा है मुझे, इसका मुझे सम करके आ जाए यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनका सम निकाल लूँ, कितने टोटल मार्क्स कितने आए हैं इनके। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट इक्वल्स टू दबा दूँगा, एंटर दबाऊँगा, ऑटोमेटिकली इनका सम कर देगा ये, ऑटोमेटिकली रेंज सेलेक्ट कर लेगा। देखो ये यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है आपको, इसने ये रेंज सेलेक्ट कर लिया, जहाँ तक नंबर होगा वहाँ तक ऑटो सम करके हमें दे देगा ये इस तरह से। अगर आप यहाँ से नहीं करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी ऑटो सम कर सकते हैं। यहाँ सम करोगे, एंटर करोगे, यहाँ से आपको ऑटो सम करने को मिल जाएगा। आप चाहें कि मुझे इनका एवरेज निकालना है, यहाँ पे एवरेज मार्क्स कितने आए इंग्लिश में इसके, तो मैं यहाँ से करके ऑटो एवरेज निकाल लूँगा। यहाँ से इसके एवरेज मार्क्स 16 है, इंग्लिश में सारे स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने, 60। ओके, उसको बैक कर देते हैं एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे काउंट करके आ जाए कि टोटल कितने स्टूडेंट हैं, तो काउंट नंबर कर देगा, यहाँ से इतना काउंट कर लेगा
7 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ से ऑटो सम कर रहा है। समझ में आया? ऑटो सम क्या करता है, सम निकाल देगा। यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम का भी दिया है, मिनिमम मैक्सिमम निकाल देगा। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे मिनिमम मार्क्स चाहिए। रावल के मिनिमम मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं? अभी तो हम छोटे डेटा पे काम कर रहे हैं, लेकिन अगर बड़े डेटा पे काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत यूज़फुल हो जाएगा। मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मुझे रेंज ये वाली सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अभी ऊपर डेटा लिखा है तो इसने ये वाली रेंज सेलेक्ट करी थी, इसको छोड़ो, हमें ये वाली इस रेंज सेलेक्ट करनी है। अगर हमारा डेटा अगर वर्टिकली लिखा है ना तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्टिकली चूज़ करता है। अगर डेटा ऊपर खाली है तो ये हॉरिजॉन्टली सर्च करता है डेटा। पहले वर्टिकली सर्च करेगा, अगर उसको मिल जाता है तो फिर वर्टिकली से जो डेटा मिलता है उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दे देता है। अगर इसको हॉरिजॉन्टली मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग देता है। मैं यहाँ से मिनिमम निकालता हूँ कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम मार्क्स 84 हैं एंड यहाँ से मिनिमम निकालते हैं रावल के, इसी विकास के। मिनिमम आ जाएंगे 60 मार्क्स, ओके। तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सम करके मिनिमम करके या मैक्स करके भी दे देता है। आप यहाँ पर और भी फंक्शंस अवेलेबल हैं, उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, हाइपर लिंक लगा सकते हैं, एवरेज काउंट, ये तो हमने देख ही लिया है ना, एड्रेस, ये सारे फंक्शंस हम फॉर्मूला टैब में पढ़ेंगे, है ना। अभी हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, हम होम टैब पढ़ रहे हैं, होम टैब के ऑप्शंस पे फोकस करना है, ओके। हमने यहाँ पे जितने ऑप्शन अवेलेबल हैं वो सारे पढ़ लिए हैं। बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उनमें। ये ऑप्शन आएगा आपको, इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, एक नई सीट बना लेते हैं। देखो अभी हमारे पास क्या है, एक डेटा है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मेरा नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। एंड एक जगह यहाँ पे आपका नाम लिख लेता हूँ। आपका नाम क्या है? नमन। नमन। आपका नाम क्या है? देवनांशी। यही स्पेलिंग है, SH ठीक है। इतना हमें समझने के लिए चाहिए ना। मैंने यहाँ पर नेम लिख लिया, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार ये नेम है ना, मुझे सेम नेम आपको नीचे तक ड्रैग करने हैं, तो मैं बार बार इस तरह से पकड़ के करूँगा ना, तो मेरे पास डेटा मान लो 1 लाख का डेटा है, मैं इस तरह से करूँगा पकड़ के तो बहुत टाइम लग जाएगा मेरा। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह से ड्रैग डाउन करना पड़े मुझे। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल इस डेटा को इस नमन को सिलेक्ट करने के साथ साथ में जो ब्लैंक रोज है ना उनको भी सिलेक्ट कर लूँगा जहाँ तक मुझे डेटा चाहिए, है ना। मैं क्या करूँगा, यहाँ से डाउन फिल कर दूँगा इसको, ऑटोमेटिकली ये डेटा सारा नमन नीचे तक फिल कर देगा। इसकी शॉर्टकट की होती है, मैं शॉर्टकट की से करके बता रहा हूँ, Ctrl+D, शॉर्टकट की से फिल कर दिया इसने। समझ में आया कैसे काम करता है ये? डाउन में फिल कर दिया इसने, Ctrl+D दबाया तो सेम काइंड ऑफ डेटा नीचे पूरी सेल्स जहाँ तक हमने सिलेक्ट कर रखी थी वहाँ तक फिल कर दी। मैं चाहता हूँ कि यार मुझे राइट में करना है, तो मैं इसको राइट में सेल सेलेक्ट कर लूँगा इस तरह से, Ctrl+R दबाऊँगा, राइट में फिल कर देगा। आप यहाँ से भी फिल कर सकते हो, यहाँ से राइट में फिल कर लो या फिर आप लेफ्ट में फिल कर लो। राइट एंड डाउन की शॉर्टकट की होती है, अप एंड लेफ्ट की कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ठीक है। मैं जैसे देखो इसको मैं अगर देव्यांशी को लेफ्ट में फिल करता हूँ ना तो इसकी शॉर्टकट की नहीं है। देखो Ctrl+L दबाऊंगा ना तो ये टेबल बनाने का ऑप्शन दे रहा है, लेकिन मुझे नहीं करना है। मैं फिल करूँगा
लेफ्ट में, तो ये लेफ्ट में देव्यांशी फिल कर रहे हैं और मैं इसको अप में फिल करना चाह रहा हूँ विकास को, तो ये अप में फिल कर देगा इस तरह से। बट हमारे पास कोई शॉर्टकट की नहीं है कि हम अप में फिल करने की और लेफ्ट में फिल करने की, क्योंकि हमारे पास जो डेटा रहता है ना वो वाइट, वैसे ज़्यादातर डेटा जो होता है ना हमें रिक्वायरमेंट होती है वो राइट एंड डाउन की होती है, तो इसके लिए शॉर्टकट की बना दी है उन्होंने एक्सेल ने। बाकी आपके लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। समझ में आया? राइट फिल, डाउन फिल एंड अप फिल। ठीक है, अभी मेरे पास एक डेटा दिख रहा है आपको, ये वाला मैंने शीट 5 पे एक डेटा बना रखा है, डेटा बना रखा है। आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, अभी डिसेबल है ये ऑप्शन, अक्रॉस वर्कशीट्स। मैंने ये डेटा सिलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, मैं एक सीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी कौन सी सीट पे है? 5। यहाँ से एक नई सीट इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 5 पे है एंड एक और सीट इंसर्ट कर लेते हैं। मान लो मुझे ये डेटा है ना, ये क्लास 10th के स्टूडेंट का डेटा है, मुझे सेम फॉर्मेटिंग क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए भी करनी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे बार बार कलर डिफाइन करना पड़े, मुझे बार बार ये चीज़ें करनी पड़े। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल के साथ, कंट्रोल जो की होती है ना उसको प्रेस करके रखूँगा मैं। कंट्रोल पहले डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल को प्रेस करके रखा, मैंने ये वाली सीट को सिलेक्ट किया एंड इसको भी क्लिक किया। क्लिक करने से सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल के साथ, ठीक है। यहाँ से जाऊँगा, अब देखना अक्रॉस वर्कशीट का ऑप्शन आपको इनेबल हो गया। अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करूँगा ना, ऑल कंटेंट फॉर्मेट, ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होके आ रहा है। ये डायलॉग बॉक्स क्या कह रहा है कि मुझे क्या सारा डेटा वहाँ पे लेना है? मुझे नहीं चाहिए सारा डेटा, मैं चाहता हूँ कि क्या मुझे कंटेंट चाहिए इसके? नहीं, कंटेंट भी नहीं चाहिए, मुझे फॉर्मेट चाहिए। तो मैं फॉर्मेट इन दोनों सीट्स पे अप्लाई हो जाएगा। देखो फॉर्मेट आ गया ऑटोमेटिकली, यहाँ पे भी आ गया एंड यहाँ पे भी आ गया। अगर आप यहाँ कुछ भी लिखोगे, अभी रहने दो, इसको थोड़ा कंट्रोल जेड करते हैं, देखो अभी यहाँ पे नहीं है, उसको बॉर्डर से असाइन कर लेते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। अब करते हैं हम, इसको चूज़ कर लेते हैं एंड इसको चूज़ कर लेते हैं, इसको फिर से चूज़ करते हैं। अब करते हैं, देखो अक्रॉस वर्कशीट फॉर्मेट पे क्लिक करता हूँ, इस तरह से ये फॉर्मेट यहाँ पे भी दे देगा। समझ में आ रहा है? फॉर्मेटिंग इसने ओनली फॉर्मेटिंग इन सीट्स पे अप्लाई कर दी है, बाकी कंटेंट इसने छोड़ दिया है, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग दूसरी सीट पर कैसे ले जाते हैं? अक्रॉस वर्कशीट्स का यूज़ करके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। अब एक नया ऑप्शन देखते हैं हम, ये सीरीज़ का, जैसे C2 पे ही चलते हैं हम। मैं चाहता हूँ कि यार देखो सीरीज़ में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे हमें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं लिखूँ संडे, संडे लिखूँगा एंड मैं क्या करूँ, नीचे तक यहाँ पर मुझे संडे मंडे ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाए। यहाँ चलेंगे हम, सीरीज़ पे चलेंगे एंड रोज़ पे क्लिक करेंगे, ओके। कॉलम्स पे ही क्लिक करेंगे, है ना। स्टेप वैल्यू 1 करेंगे एंड इसको लीनियर पे ही रहने देते हैं, ओके करेंगे ना। देखो ऑटोमेटिकली संडे मंडे ट्यूसडे इस तरह से उसने फिल कर दिया। समझ में आ रहा है सीरीज फिल कैसे काम करता है? हम अगर चाहते हैं कि हमारा संडे मंडे ट्यूसडे या कुछ भी जो भी पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई करेगा वो, जैसे मैं जनवरी फरवरी करता हूँ, यहाँ पर जैन कर लेता हूँ, जनवरी जैन ओनली कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ
मैं चलता हूँ फिल पे, सीरीज़ पे चलते हैं एंड ऑटो फिल पे क्लिक करते हैं। ये कॉलम्स बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है तो कॉलम्स में फिल करेगा। अगर रोज़ पे क्लिक कर दूँगा तो इस तरह फिल कर देगा ये, है ना। ऑटो फिल पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली यहाँ तक जहाँ तक हमने रेंज सेलेक्ट की है वहाँ तक ये मंथ्स के नेम फिल कर देगा। अगर हम आगे भी करते तो आगे भी मंथ्स के नेम आ जाते। समझ में आ रहा है सीरीज़ फिल क्या करता है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 1 to 100 तक काउंटिंग लिखना है, 1 to 100 तक, 1 to 100 तक काउंटिंग लिखना है। तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूँगा। मैं चलता हूँ सीरीज़ फिल पे, सीरीज़ फिल पे जाएंगे। यहाँ पे अभी रोज़ ऑटोमेटिकली रोज़ का ले लिया है इसने, मैं इसको कॉलम कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लीनियर ही लेते हैं, ग्रोथ वगैरह नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ से हम स्टेप वैल्यू 1 आ रहा है। स्टेप वैल्यू क्या करता है, एक वैल्यू जोड़ के उसमें काउंट मतलब ऐड करके आगे की वैल्यूज़ को देता जाता है ऑटोमेटिकली। देखो जैसे मैं स्टॉप वैल्यू कहाँ तक, 100 तक चाहिए मुझे। स्टॉप वैल्यू कहाँ तक चाहिए, 100 तक। 100 पे स्टॉप हो जाए हमारा जो भी हम कर रहे हैं वो। देखो अभी 100 तक काउंटिंग लिख दी है इसने, 1 to 100 तक काउंटिंग लिखती है। मैं चाहता हूँ कि यार नहीं, मुझे इस तरह से काउंटिंग नहीं लेनी है। मैं चाहता हूँ कि मुझे 10 का टेबल प्रिंट हो जाए, 10 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ मैं। यहाँ पे 10 का टेबल प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, 10 को सिलेक्ट करूँगा, सीरीज़ फिल। इस बात का ध्यान रखना कि हमारा जो कंटेंट हम फिल करना चाह रहे हैं ना वो सिलेक्ट होना चाहिए, तभी काम करेगा ये। जैसे मैं सीरीज़ पे जाता हूँ एंड में करता हूँ कॉलम पे, मैं करता हूँ ग्रोथ में स्टेप वैल्यू 10 कर देता हूँ, क्योंकि 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 होगा, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 होगा। इस तरह से 10/10 करके एंड स्टॉप वैल्यू कर देता हूँ मैं 100, ठीक है। अभी 10 की टेबल देख लो, 10, 20, 30, 40, 100 तक आ गई है 10 की टेबल। नहीं चाहता हूँ कि मुझे 8 की टेबल, 9 की टेबल लिखनी है, तो सीरीज़ पे क्लिक करूँगा एंड कॉलम्स पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ से चल के मैं स्टेप वैल्यू कर देता हूँ 9, स्टेप वैल्यू कर देता हूँ 100। सॉरी 9 का 81 होता है ना, नहीं 90 होता है, सॉरी 90 होता है ना। तो इस तरह से आप 9 का टेबल भी फिल कर सकते हो। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। एंड अब चलते हैं हम थोड़ा एडवांस की तरफ, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो कॉलम आया ना, मेरे पास जो डेट बन के आई है, मेरा डेटा है इसमें, तो ये डेट है ना, इसमें गड़बड़ आई है, मतलब इनका फॉर्मेट अलग है, इनमें बहुत सारी मतलब अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं। कुछ फॉर्मेट अलग लोकल की यूज़ कर लिए इसने, यूएस की डेट है, कुछ में इंडिया की है। मैं चाहता हूँ कि एक ही फॉर्मेट में हमारी डेट बन के आ जाए। और मैं चाहता हूँ कि 2023 का डेटा है और मुझे यहाँ 11/11/2023 से मुझे कहाँ तक डेट चाहिए, लास्ट कॉलम मेरा कहाँ तक है, 23/12/2024 तक मुझे डेट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं डेट फिल करूँगा। मुझे यहाँ 11/11/2023 मुझे डेट यहाँ से फिल करके मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 11/11/2024 तक ही कर लेते हैं हम पहले, ठीक है। हम सीरीज़ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हम डेट ऑटोमेटिकली चूज़ कर लिए। अगर रोज़ को सिलेक्ट करके हम कॉलम नहीं करेंगे ना तो क्या होगा, इस तरफ डेटा फिल कर देगा। मुझे इस तरफ डेटा चाहिए कॉलम्स में, है ना। तो देखिए डे करके मुझे डेटा देखना है और मैं स्टॉप वैल्यू कहाँ तक करना चाह रहा हूँ, स्टॉप वैल्यू 2011/11/2024 तक मैं फिल करना चाहता हूँ। एंड स्टेप वैल्यू कितनी चाहिए मुझे, एक एक करके आए, 1 1 करके, है ना। अगर मैं चाहता कि 2 2 करके आता तो 2 2 करके भी दे देता हूँ मेरे को। देखना अभी ये डेट ऑटोमेटिकली फिल कर देगा यहाँ तक, क्योंकि डेट तो कैसे भी हो सकती है ना यार। अगर मान लो यहाँ पे डेट गड़बड़ है, मैं इस डेट को कॉलम को ही डिलीट कर दूँगा। मैं यहाँ पे डेटा अपने अकॉर्डिंग असाइन कर दूँगा अगर मुझे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करना है। जब हम पावर क्वेरी पढ़ेंगे तो मैं बताऊँगा कि डेट कैसे असाइन होती है ना। डेट की नई टेबल बनाते हैं हम, वो पावर क्वेरी में पढ़ेंगे, यहीं पे एक्सेल में। तो मैंने डेट भी कर लिया, ठीक है।
समझ में आया डेट कैसे फिल करना? मैं चाहता हूँ कि यार मुझे हर मंथ मतलब मैं अटेंडेंस की एक सीट बना रहा हूँ किसी के लिए, एंड मैं चाहता हूँ कि उसमें से वीकडे ओनली आने चाहिए मुझे, मतलब उसमें वीकडे कौन कौन से होते हैं? मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को वीकेंड बोलते हैं, है ना? तो मैं चाहता हूँ कि मुझे वीकडे ओनली चाहिए, और मुझे कहाँ से कहाँ तक चाहिए? मैं 11/11/2025 से 2025 मैं चाहता हूँ कि ये डेट ना 11/11/2025 से 11/11/2026 तक मुझे ओनली वीकडे चाहिए। मैं अटेंडेंस सीट बना रहा हूँ यहाँ पे डेस्क में, तो मुझे 11/11/2025 से 11/11/2026 तक चाहिए। मैं चलूँगा सीरीज फिल्म में, मैं वीकडे चाहिए मुझे। कहाँ तक चाहिए? 11/11 क्लियर? मैं रोज़ में कर दूंगा ना तो इधर फिल कर देगा, करके बता रहा हूँ मैं आपको, इस तरह से फिल कर देगा। ये हैज़ेस तो हम इसको बड़ा करके दिखा सकते हैं, ठीक है? एक साल का पूरा डेटा मैंने वीक डे का ओनली ले लिया है ना। इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, करता हूँ, देखो इसमें देखो 11/11/2025, 12/11/2025, है ना? इस तरह से ये डेटा वर्क फिल कर लेगा एंड वीकेंड को छोड़ देगा। जैसे 16 के बाद 17 के बाद 18 एंड 19 20 21 पूरा आ गया क्या? हाँ, हमने डेट फिल कर ली, वीक डे यूज चूज़ नहीं किया था हमने। यहाँ से वीक डे चूज़ करना है, ठीक है? 2025 26 देखो इस तरह से ये क्या करेगा, 11/11/2026 तक पूरा डेटा वीक डे का फिल कर देगा। देखो यहाँ से 13 के बाद 14 है, 14 के बाद सीधा 17 आ रहा है, 16 एंड 15 को इसने नहीं लिया क्योंकि वो वीकेंड थे। क्लियर है? आई थिंक क्लियर ही होगा। सीरीज फिल का ऑप्शन समझ में आ रहा? नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस 11 तारीख को ना मेरी कोई इंस्टॉलमेंट होती है, वो पे होती है, या फिर मैं कोई काम वर्क करता हूँ, वो मैं 11 तारीख को उस वर्क को उसकी रिपोर्ट सेंड करता हूँ किसी क्लाइंट को, हर 11 तारीख को। 11 नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी तारीख चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना? तो मैं इसको यहाँ पर वेस्ट कर लेता हूँ। सीरीज फिल पे चलते हैं एंड इसको कॉलम्स पे क्लिक करते हैं। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे मंथली चाहिए ये रिपोर्ट। कहाँ तक चाहिए? 11/11/2025 तक, 11/11/2026, 27 तक कर लेते हैं, ठीक है? 2 साल की किस्त है, ये 2 साल में काम कर रहा हूँ, 2 साल के लिए मैंने डेटा यहीं पे अभी बना लिया है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मान लो मैंने 11 तारीख को सेंड किया मैंने कुछ भी, तो मैं यहाँ पे सेंड लिख दूँगा, ऑटोमेटिकली सेंड लिख के आ जाएगा। मैं यहाँ पे अपनी हाइपर लिंक लगा के उस रिपोर्ट की लिंक लगा दूँगा, तो मुझे पता चलेगा कि मैंने 11 तारीख को क्या सेंड किया था, अगली 11 तारीख को मैंने क्या सेंड किया था। ये मंथ चेंज होते जा रहे हैं, देखो समझ में आ रहा है? क्लियर है? 12 मंथ का डेटा आपको 2027 तक का डेटा आपको यहाँ तक मिल जाएगा, ठीक है? आप 2027 तक कोई भी इंस्टॉलमेंट या कोई भी रिपोर्ट आप सेंड कर रहे हो तो आप ले सकते हो। इसी तरह आप ईयरली भी कर सकते हो। यहाँ पे जाके सीरीज़ इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई मैं काम ईयरली करता हूँ, उस काम को मुझे ईयरली रिपोर्ट सेंड करनी होती है किसी को, तो मैं अब बार बार ईयर लिखूँगा, उससे बेटर तो मैं एक ही बार बना लेता हूँ, एक सीट बना लेता हूँ जिसमें सारा ईयर का भी हो, मंथ का भी हो एंड डेट वाइज भी हो। तो इस तरह से सीरीज फिल करते हैं, ईयर कर लेते हैं यहाँ से मैं कर लेता हूँ 11/11/2028 कर लेते हैं। तो ये 3 साल का डेटा आपको यहाँ दे देगा। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि मैंने 2025 में क्या रिपोर्ट सेंड करी थी, यहाँ 2000, है ना? इस तरह से आप कर सकते हो। समझ में आ गया?
क्लियर होगा वैसे। सीरीज फिल का थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा जल्दी भूल जाते हैं इसको, तो अच्छे से याद रखना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन इसका दोनों का सेम है, जल्दी भूलते हैं इसको, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। ओके, बाकी कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना आप ना नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखें, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो अगर आपको करनी है तो बैठ के।